नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। साथ में जो मेरे मेहमान हैं वो अजात शत्रु हैं। सियासत में ये कहना झूठा होगा, क्योंकि राजनीति में है तो अजात शत्रु नहीं हो सकते। गुप्त शत्रु खूब सारे हैं इनके। क्यों हैं वो भी पूछूंगा। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनना सुनिश्चित हुआ था, उस समय ताम्रध्वज साहू का नाम बहुत सुर्खियों में था। माना गया कि करीब करीब तय मुख्यमंत्री बनेंगे, पर अंतिम क्षणों में जाने क्या हुआ, नहीं बने। इस पर ताम्रध्वज जी कभी कुछ नहीं कहते। कैमरा शुरू होने के पहले उन्होंने कहा कि मैं कोई भी विवादित बात नहीं करता, मुझे वैसे भी जो मामला मेरे संगठन का है उसके बारे में नहीं बोलूँगा, पर मेरी कोशिश है थोड़ा छेड़ सकूं तो छेड़ूंगा। हालांकि उसके अलावा बहुत कुछ है उनकी सियासत में जो रोचक है, मज़ेदार है। एक सयाने व्यक्ति से जो राजनीति को परिपक्व जीता हो, उससे कठिन सवाल पूछना और उसके जवाब हासिल करना, वो जो हम चाहते हैं, मुश्किल है, पर कोशिश करूंगा। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपको। तो शुरुआत कहाँ से करूं, बताइए। जहाँ से आप चाहें। आपकी राजनीति में आप माने जाते हैं कि आप विवाद में नहीं पड़ते, चुप हो जाते हैं। आप इस चुप्पी की वजह क्या कोई भय है, कोई डर है? क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं जब आकलन करने वाले कहते हैं प्रतिरोध जबरदस्त होना था, पर आप मौन रहे। क्यों ऐसा करते हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। चुप इसलिए, कम इसलिए बोलता हूँ कि जितना आवश्यक है उतना बोलो। अनावश्यक बोल के छपास रोग वाला बात नहीं होना चाहिए कि मैं मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी बोल के छाए रहूं। ये मुझसे नहीं जमता, क्योंकि मैं दायरा जो है मेरा कई प्रकार से, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनैतिक हो, अन्यान्य धार्मिक हो, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से मेरा संपर्क बना रहता है। तो अलग से ज़बरदस्ती कोई चीज़ बोलना या बड़बोलापन करना, ये मुझसे नहीं जमता है, इसलिए चुप रहता हूँ। पर जितना जब जहाँ ज़रूरी होता है बोलना, वो ज़रूर बोलता हूँ। चलिए, मैं एक आपको दृष्टांत देता हूँ। भूपेश शासनकाल में जब आप गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग के भार साधक थे, ये कहा जाता था कि एक सिपाही तक का ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। आपने कभी प्रतिरोध भी नहीं किया उसका। ऐसे कुछ सवाल अगर पूछे गए तो बड़े मुस्कुराते हुए चले गए आप। भार साधक मंत्री के अपने दायित्व हैं, अपने अधिकार हैं। उन अधिकारों का आपने प्रयोग नहीं किया या आपको प्रयोग करने नहीं दिया गया था? नहीं, मुझे जो अधिकार था एज ए होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के नाते, उसका पूरा इस्तेमाल मैंने किया है। लॉ एंड ऑर्डर की बातें हों, नक्सली मूवमेंट हो, आंतरिक व्यवस्थाएं हों, बाहरी व्यवस्थाएं हों, विभाग को चुस्त दुरुस्त करने की बातें हों, उनकी सुविधाओं की बातें हों, उनकी परेशानियों की बातें हैं, वो मैंने भरपूर किया। लेकिन जो चीज़ मेरे अधिकार में नहीं, जैसा कि आप सिपाही वाली बात कर रहे हैं, होम डिपार्टमेंट में आरक्षक से लेकर टीआई तक एक हमारा वो कमेटी होता है, उसके पास जाता है, जिसमें डीजीपी और लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं, और उनकी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें होता है ट्रांसफ़र। और उनको डीजीपी विभाग के कर्मचारी, चाहे वो आरक्षक हो, चाहे एएसआई एसआई हो, उनके लिए हफ्ते में एक दिन सबसे वो मिलते हैं। और उस समय की बात, अब क्या प्रोसीजर बनाए हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें कमेटी में बराबर हाजिर होते हैं, जाते हैं, और जितना ज़्यादा सुविधा दिया जा सके, किया जा सके, वो लोग करते हैं। ये हमेशा की बात रही है। इसलिए मेरे पास जो आता था ट्रांसफ़र के लिए, मैं बराबर कमेटी में भेज दिया करता था। और ये बातें कि आप उतने स्वतंत्र नहीं थे, ये बातें क्या झूठी थी? नहीं, पूरी स्वतंत्रता थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कुछ विभाग जो सीएम के अंडर में ही रहता है, अंडर में, जैसे इंटेलिजेंस है या एक दो विभाग हैं उसके अंदर में जो ब्रांचेज हैं, वो सीएम के अंडर में होता ही है सामान्य तौर पे।
तो वो उनका काम देखते हैं, करते हैं। मेरे पास जो आता था विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से, वो बात मेरे लायक होता था, मैं आदेश करता था। कमेटी में भेजने लायक होता था, वहाँ भेजता था। सीएम को भेजने लायक होता था, वहाँ भेजता था। आपके गृह मंत्री रहते हुए जो पुलिस अधिकारी, जिनमें सिपाही से लेके एडीजी और डीजी लेवल तक के अधिकारी हैं, ये विभिन्न कांड में फंसे। आप गृह मंत्री थे, कभी आप तक इस बात की सूचना नहीं आई कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो गड़बड़ है, जो नहीं होना चाहिए, जिस पर रोक लगनी चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए? कभी आपने इस बात को आंतरिक रूप से भी कहीं कहा? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी, कोई इस विषय पे ये कांड में फंस रहा है या ये हो रहा है, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई। मान लो कोई चीज़ समाचार पत्र में छपा, मीडिया में आया, ऐसी कोई घटना नहीं, तो उसको जरूर संज्ञान में लेके उनसे चर्चा करता था, सीएम से जानकारी देता था, चर्चा करते थे, इस प्रकार की होता था। बाकी इस प्रकार विभागीय तौर पर कोई जानकारी नहीं आई थी जिस पर मुझे कोई कार्यवाही करना पड़े। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी राजनीति का एक दिलचस्प किस्सा है। आप जिस सीट से एक बार चुनाव लड़ते हैं, दोबारा उस सीट से नहीं जीतते हैं। सहकारिता जैसे जटिल विषय में आपने काम शुरू किया और उससे राजनीति में आए। ये ताना बाना कहाँ फेल होता है आपका कि जिस सीट पे आप लड़ते हैं अगली बार हार जाते हैं? क्यों होता है आपके साथ? आज तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कैसा क्यों होता है। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में इसकी जानकारी लेके मुझे बताएं, ताकि दोबारा हारने वाले न रहे, जीतें या न लड़ें। मेरे किस गलती के कारण, किस काम के कारण जनता नहीं देती या कोई परिस्थिति बनता है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास। विधायक बनते हैं जनप्रतिनिधि विकास के कामों के लिए। विकास के काम में जैसे मैं बेमेतरा लड़ा, जीता, दोबारा हारा, दुर्ग ग्रामीण लड़ा, दोबारा हारा, दोनों जगह। कहीं पर भी विकास के काम में कोई कमी इन क्षेत्रों में नहीं किया। कभी जिंदगी में धमधा से आप लड़े, दोबारा हारे? नहीं, धमधम दोनों बार जीता, दोबारा जीता। धमधम दूसरी बार जीते थे। परिसीमन के कारण मुझे बेमेतरा जाना पड़ा। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले बार धमधा लड़ा, जीता, और दोबारा लड़ा, डबल वोट से जीता। पहले मैं 5,000 से जीता था, दूसरे बार लड़ा तो मैं 10,000 से जीता, मैंने डबल वोट से जीता। जबकि उसके बाद परिसीमन हो गया। परिसीमन होने के बाद फिर मुझको बेमेतरा भेजा गया, बेमेतरा गया, जीता। लेकिन दोबारा उतना काम करने के बाद क्यों हारा? जबकि मैं कभी एक नया पैसा, माने 1 रुपया में 100 नया पैसा होता है, मैं 1 रुपया की बात नहीं, 1 नया पैसा कभी जिंदगी में किसी काम के लिए किसी व्यक्ति से नहीं लिया, पैसे नहीं खाया, किसी का अपमान नहीं किया, कभी अल्फाज मेरे, माने शब्द मेरे खराब नहीं रहे जनता के। और जैसा मैं मंचों में कहता हूँ, मैं राजनीतिक रिश्ता नहीं, पारिवारिक रिश्ता बनाता हूँ, तो विशुद्ध रूप से पारिवारिक रिश्ता के अनुसार, घमंड अभिमान नहीं। हर निमंत्रण में, घरू निमंत्रण में, छठी, दसगात्र, गृह प्रवेश, शादी, सब में जाता रहा। जहाँ नहीं पहुँच पाया, मेरे परिवार के लोग गए। मैं अपने तरफ से समझता हूँ कि कोई कमी नहीं करता, पर मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों से भी पूछता हूँ तो लोग इसकी कोई उत्तर देते नहीं, और सिर्फ एक बात बोलते हैं, पछतावा है खूब, पछतावा है खूब, पछतावा है खूब, बस ये शब्द बोलते हैं। कारण वो बताते नहीं कि किस कारण से। वैसे ही अभी सांसद था मैं, उसके बाद मुझे लड़ने का आदेश दिया गया, लड़ा, जीता। जीतने के बाद इतना काम किया हूँ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में, रिसाली नगर निगम क्षेत्र में, रिसाली को नया नगर निगम बनाया, अंधाधुंध काम किया गया वहाँ। आज तक वो काम चल रहा है, समझिए, और उसी का भूमि पूजन, उद्घाटन आज सरकार या वह भी लोग कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में भी, हर क्षेत्र में। मात्र पीडब्ल्यूडी मंत्री था तो सड़क या पुल पुलिया तक नहीं, सड़क पुल पुलिया तो विभागीय हुआ, उसके अलावा जितना बिजली का सब स्टेशन खोलना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, उनके भवन बनवाना, अलग अलग क्षेत्रों का काम सब किया। पर क्यों, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग भी कुछ बताते नहीं।
अच्छा, आपके 2023 के चुनाव में आपकी सीट को उन सीटों में से एक माना गया। जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो ये मानते हैं कि ये वो सीट थी जिस सीट में हरवाना था। आपको कहीं आभास हुआ कि ऐसी कोई स्थिति? नहीं, मुझे कोई आभास नहीं था। आभास होता तो फिर मैं सावधान होता, सचेत करता, उसके कोई उपाय खोजता, या पहले मालूम होता लड़ने के तो नहीं लड़ने की बात, या सीट बदलने की भी बात मेरे सामने आई बहुत। बेमेतरफ फिर से लड़ो, वहाँ के लोगों का मतलब डिमांड था, आम जनता का डिमांड कि वापस आ जाओ भैया बेमेतरफ। बालोद क्षेत्र से काफ़ी डिमांड आया और जिद किए लोग कि आप बालोद लड़ो। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अब अलग अलग जगहों पर लड़ते आया हूँ, पार्टी जहाँ से भेजती है लड़ता हूँ, कभी ना नहीं कहा मैंने। तो अब एक बार कम से कम दुर्ग ग्रामीण अपना घर परिवार वहाँ का मतदाता हूँ, और अब 4-4, 5-5 चुनाव हो गया, तो स्थायी रूप से एक जगह रहूं ये सोच के मैं दोबारा लड़ा। वरना डिमांड तो बहुत था, गुंडरदेही के लिए डिमांड था, बालोद के लिए था, पब्लिक डिमांड, किसी के कहना नहीं, वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता, वहाँ के कार्यकर्ता, उन लोगों का डिमांड था कि यहाँ आओ। लेकिन ये जानकारी मुझको हो नहीं पाई कि किस कारण से वहाँ हारना पड़ा। आप इतने निष्णात हैं, आपकी एक राजनीति में आयु गुजर गई है, और आप इतनी सादगी से कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं चला, मैं समझ नहीं पाया, मुझे पता नहीं था, मैं नहीं जानता। क्या माने कि आप सच बोल रहे हैं? मानना ही पड़ेगा कि बोल रहा हूँ सच। अगर मुझे मालूम होता तो क्यों लड़ता हारने के लिए। सबसे बड़ी बात वही है कि आदमी मुझे टिकट दे दो, हारना चाहता हूँ वैसा थोड़ी कोई कहेगा। आदमी तो जीतने के लिए लड़ता है। और जब मैं ऐसा कोई कारण नहीं मैं खोज पाया हूँ जो हारने का कारण हो, एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है मैं समझता हूँ उसमें मैंने कहीं कोई कमी नहीं, किसी कार्यकर्ता के मान सम्मान में कमी नहीं किया, काम में नहीं कमी नहीं किया। जितने मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनका सम्मान बढ़ने लायक उनको पद पोस्ट दिया, सब कुछ किया, पर उसके बावजूद ये परिणाम आया जो मुझे सोचने पर विवश करता है कि कारण क्या। कभी आपने ये सोचा कि 2018 के बाद 2023 में कांग्रेस रिपीट क्यों नहीं हुई प्रदेश में? क्या हुआ था? कांग्रेस की रिपीट नहीं होने का कारण वही तो समझ में नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनी थी। सभी लोग मानेंगे इस बात को कि हमारे 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही थी, आप खुद देखेंगे छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के सम्मान, छत्तीसगढ़ की जनता की आवश्यकता, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जितना योजना हम बनाया गया, मेरा मानना है लगभग सभी योजनाएं छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ियों के हित में रहा है, और उसका क्रियान्वयन भी किए हैं, और उसका परिणाम भी आते गया है। ऐसा नहीं कि नहीं आया है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता गया। उसके बावजूद कोई कहते हैं कार्यकर्ता नाराज था, कोई कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों, जबकि खुले तौर पर सबसे मिलते थे, सबकी बात सुनते थे, दौरा भी सर्वाधिक होता था, सभी मंत्रियों का, अधिकारियों का, मुख्यमंत्री जी का, सबका। पर क्यों ऐसा माहौल बना, क्यों माइनस गया, क्यों हारना पड़ा, ये बात सचमुच में समझ के परे है। सारी अच्छाइयों के बावजूद क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एकमेव केंद्रित हो जाना, सत्ता का केंद्रीकरण कर लेना, एक प्रकार से उनके आलोचकों ने कहा कि वो अपने किसी विरोध की बात को बर्दाश्त नहीं करते, जो उन्हें समझ आया सो उन्होंने किया, इस फेर में नुकसान हुआ लगता है? ऐसा रिजल्ट आने के बाद कई प्रकार की तर्क लोग करते हैं, करते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी, पर ऐसा कहीं पर भी हम लोगों को चुनाव के पहले नहीं लगा कि ये एक कारण है या ये दूसरा कारण या तीसरा कारण जिसके कारण हमें हारना पड़ेगा या सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि बराबर कैबिनेट होता था, बैठकें होती थी, मंत्रीगण खुल के चर्चा करते थे,
विधायक दल की भी बैठक होती थी, वहाँ भी विधायक लोग खुल के चर्चा करते थे। मुख्यमंत्री जी सब विधायकों से मिलते थे, मंत्रियों से मिलते थे, पर कभी भी जैसे जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं, चलो मुख्यमंत्री के पास नहीं बोल पाए, या कि सेक्रेटरी लोग आते थे, जनरल सेक्रेटरी आते थे, सबसे अलग अलग मिलना होता था, वो लोग भी जानकारियां लेते थे, चर्चाएं होती थी, संगठन के लोगों से चर्चाएं होती थी। पर कहीं से भी, अच्छा जैसे निगम आयोग में नियुक्ति करने की बात हुई तो सीएम हाउस में बैठे सब लोग, अकेले सीएम ने नहीं किया नियुक्ति, सारे लगभग मंत्रीगण बैठे, विधायकों से चर्चा की, निगम आयोग में उसके अनुसार नियुक्तियां हुई। तो एक भी ऐसा ठोस कारण कि हम ये कहें कि ये गलती हो रही जिसके कारण सरकार नहीं बनेगी, इस प्रकार की कोई बातें आ भी नहीं रही थी जिस पर चर्चा करके कहा जाए कि ये बंद किया जाए, इसके कारण हम विपरीत परिणाम आएगा, इस प्रकार की बातें आ नहीं रही थी। अगर इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया था तो उसमें भी आपकी राजनीति दिलचस्प थी। 2.5 साल का वक्त आया, छत्तीसगढ़ के विधायकों की बस में रैली निकल गई, दिल्ली पहुंच गए, ताम्रध्वज वहां भी नहीं दिखे। मगर ये अगर इतना सब कुछ गुडी गुडी था तो बस में फिर यात्रा क्यों निकली थी, विधायक क्यों गए थे, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या पड़ी थी? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर बता पाएंगे कि वो शक्ति प्रदर्शन था या मात्र अपने सीनियर लीडर्स से एआईसीसी के भेंट करना था, ये बेहतर वो बता पाएंगे। क्योंकि एक बार नहीं, अलग अलग समय में विधायक भी जाते थे, एआईसीसी के लोगों से मिलते थे, जब बुलाते थे राहुल जी चर्चा के लिए तब भी जाते थे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन वाली बात रही होगी, क्योंकि 2.5 साल वाली जो बात आप कह रहे हैं वो तो बेहतर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ये दोनों ही बता पाएंगे कि 2.5 साल की बात थी नहीं थी तो क्यों नहीं हुआ, ये तो बेहतर ये दोनों ही बता पाएंगे कि उनके बीच में कोई बात हुआ था क्या, तो ये वो दोनों ही बता पाएंगे। अच्छा, बताने को तो वो दोनों बताएं ना बताएं, एक बात तो आप भी नहीं बताते सर। ये बातें जो प्रचलन में आती हैं कि बहुत शर्तिया तौर पे कही जाती कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री बन चुके थे और अचानक ऐसा लगा कि क्षण में उलट गया सब। इस बारे में आप भी तो मौन रहते हैं, आप भी तो कुछ नहीं कहते। नहीं, देखिए, कहीं कोई घटना हो तो उसकी जानकारी एथेंटिक रूप से पार्टी गाइडलाइन से आती है, कोई घटना ही नहीं हो तो पार्टी गाइडलाइन से कैसे आए। और कुछ बातें पार्टी के अंदर की कोई चर्चाएं हो भी तो उसको बाहर कोई चर्चा में लिया ही नहीं जा सकता। घटना एक तो घटी नहीं, घटना घटी भी हो तो भी पार्टी गाइडलाइन से बाहर कोई चर्चा किया ही नहीं जा सकता। तो ये ज़्यादा जानकारी सबके लिए बेहतर होता है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं? जब हुई नहीं तो उसको क्या जानकारी दो? यही कह रहे हैं ना आप? मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। हाँ, लोगों के सोच के ऊपर अलग अलग है, मानना नहीं मानना वो अलग चीज है। लेकिन आप साहू समाज के बहुत प्रभावशाली नेता हैं, बीच में आपका एक बयान आया था, धर्मांतरण को लेकर आपने चिंता जाहिर की, बल्कि स्वभाव के विपरीत बड़े तल्ख अंदाज में आपने कहा कि ये सही नहीं है, इसे रोकना चाहिए, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। ये स्थिति क्यों बन रही है? समाज के अंदर चूंकि सामाजिक संगठन में वर्तमान में लंबे समय से कोई पद में नहीं हूँ और मेरे सामने बाहर से जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि साहू समाज का ये ऐसा हो गया, वो लड़की ऐसा लड़का, तो मैंने चिंता जाहिर की समाज के पदाधिकारियों के बीच में कि इसको रोका जाना चाहिए, ये उचित नहीं है। कारण क्या है, क्यों हमारे लड़के या लड़की इस प्रकार की घटना के शिकार हो रहे हैं, कारण को जान के सामाजिक संगठन के माध्यम से उसे कैसे दूर किया जा सकता है। हर चीज़ सरकार के द्वारा या नियमों के द्वारा, कानून के द्वारा संभव नहीं होता। हम अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से किस प्रकार से ऐसा
माहौल बना सकते हैं, वातावरण बना सकते हैं, या युवा जो है लड़के या लड़कियां उसके दिमाग से इन बातों को निकाल सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है धर्मांतरण, क्योंकि हर अलग अलग समाज है, सभी समाज में वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। सृष्टि की रचना के समय से चला आ रहा है। हर समाज का अपना विधान है, अपने विधान के अनुसार वो समाज के वरिष्ठ लोग या पदाधिकारी लोग अपने अपने समाज का संचालन करते हैं, रोकते हैं, शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, ये तो मैं हम कह ही रहा हूँ। और समाज के पदाधिकारियों से मैंने निवेदन भी किया है इस पर आप लोग, क्योंकि पदाधिकारी उनके सामने आता है फैसले के लिए, निराकरण के लिए, तो पक्षों को बुलाकर वो चर्चा करते हैं। तो चर्चा में क्या बात खुलकर आता है ये उनको बेहतर मालूम रहता है। मैं तो उसमें हूँ नहीं, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष था और सारा नियम बनाया, नियमावली बनाया, तो उस दौर की बातें थी, और वो आज 40 साल पहले की बातें हैं। 40 साल में शिक्षित समाज होने के बाद क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा तर्क, 40 साल पहले इतनी शिक्षा नहीं थी, तब यह नहीं था, जब अशिक्षा थी, ऐसा शुद्ध भाषा में कहे। लेकिन शिक्षित समाज होने के बाद युवा और युवतियां भी शिक्षित, अन्य समाज भी शिक्षित, दूसरे समाज के द्वारा लड़के लड़की हो रहा है वो भी शिक्षित, तमाम शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद और इतना शिक्षित समाज होने के बाद हर समाज में हो रहा है। लेकिन मैंने अपने समाज की चिंता कि मैं दूसरे समाज के विषय में तो नहीं बोल सकता, वहाँ भी हो रहा है धर्मांतरण दूसरे समाजों में, तो मैंने अपने समाज की चिंता की, क्योंकि बड़ा समाज है। साहू समाज संख्या के आधार पर बड़ा है पूरे छत्तीसगढ़ में, और इसलिए दूसरे छोटे समाज में एक प्रकरण होगा तो हमारे समाज में 4 प्रकरण होगा, सामान्य बात है, बड़ी संख्या है। तो इसलिए मैंने चिंता जाहिर की, अपने समाज के पदाधिकारियों से निवेदन किया कि इस पर अंकुश कैसे लगे, उस पर विचार विमर्श करो और करके कदम उठाओ, ऐसा था। क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि आपको जीवन जीने के लिए धर्मांतरण किया जाए, या विवाह के लिए धर्मांतरण किया जाए, या आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए धर्मांतरण किया जाए। मैं सब दृष्टिकोण से सोचता हूँ, समझता हूँ, चिंतन करता हूँ, आंकलन करता हूँ। तो धर्मांतरण क्यों? किसी के भी लिए, मेरे समाज के लिए ही नहीं, किसी भी समाज के लिए धर्मांतरण क्यों, इसका मुझे समझ नहीं आता। इसलिए हर समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए, और रोक शासन के द्वारा लगने लायक हो तो शासन को रोक लगाना चाहिए, समाजों के द्वारा हो तो समाजों को इस पर रोक लगाना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर जो कानून अभी पास हुआ विधानसभा में, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, राज्यपाल ने दस्तखत भी कर दिया, आपको लगता है कि ये एक ऐसा कानून था, इस तरीके कड़े प्रावधान बनने चाहिए थे, ठीक हुआ? मेरा एक सामान्य तौर पर मानना है, मैं नहीं कहता कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या, इतने करोड़ लाखों लोग, और समाज की अलग अलग परिस्थितियाँ, तो मैं नहीं कहता कि मैं जो सोचता हूँ या कहता हूँ वो सही है। पर मुझे कई मामलों में लगता है कि कानून से सब चीज़ संभव नहीं है। अगर कानून से संभव होता तो पहले ही बहुत सा कानून बना हुआ है, उस कानून के द्वारा रुकना चाहिए। मेरा अपना एक सोच ऐसा होता है कि कानून से अलग हटके भी समाजों को या परिवार को उस पर चिंतन करना चाहिए। बिना कानून के हम अपने बच्चों को कैसे रोक पाएं, ये चिंतन सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से भी होना चाहिए। जैसे मान लो संस्कार की बात, अगर कोई परिवार अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देता है और वो बच्चे धर्मांतरण से रुक जाते हैं, उनके दिमाग में नहीं आता कि मुझको धर्मांतरण करना है, मेरा परिवार काफ़ी अच्छा है, मेरा समाज, मेरा जाति काफ़ी अच्छा है, मुझे दूसरे समाज के लड़के या लड़की से शादी करने की
आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार का सोच परिवार के द्वारा और परिवार वालों को समाज के द्वारा किया जा सकता है तो मैं समझता हूं एक अच्छा परिणाम आ सकता है। कानून का जैसे मैं याद करता हूं, कानून में है कि आप हत्या करोगे तो धारा 302 लगेगा और प्रमाणित होने पर आपको आजन्म कारावास या मृत्यु दंड होगा। यह है कानून में। उसके बावजूद हत्या की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो हर चीज मेरा मानना कि कानून से संभव नहीं है। उसके लिए समाज को भी उत्तरदायी बनना चाहिए। क्या ऐसा एक चिंतन, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो, लेकिन एक सोच कि एक लाइन से अगर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो और लाइन है, उस दरवाजे से भी पहुंचने का प्रयास करें। ऐसा भी किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। नक्सलवाद समाप्त करीब करीब, ये लाइन सरकार बार बार बोल रही है। आप तो गृह मंत्री रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जब ये गाइडलाइन ये लाइन दिया गया, डेडलाइन 30 माने मार्च 26 तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे, ये शब्द हैं। इस एक लाइन के विरोध में मुझे जब भी कुछ पूछा गया तो मैंने एक लाइन विनम्रता से कहा कि यह संभव नहीं है। कम होगा, 99% आप कम कर सकते हो, पर हमेशा के लिए नक्सलवाद खत्म हो कर देंगे ये नहीं दे। मार्च खत्म हो गया, आपके सामने है। अप्रैल लग गया, इसके बाद भी 3-4 घटनाएं हो गई। आज ही कल ही हुआ है एक 5 लाख की इनामी महिला। तो फिर कहां उस लाइन का मतलब आया, डेडलाइन का? उसके बाद भी तो हो रहा है। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि आपके पास लिस्टिंग है अगर कि ये 3000 नक्सली अमुक अमुक नाम के हैं, तो उसको तो आप खत्म कर लोगे डेडलाइन के अंदर, सरेंडर, एनकाउंटर, जैसा भी। लेकिन जो आपके लिस्ट में नहीं है और ऐसे भी नक्सली हैं, उसको कैसे कह सकते हो कि पूरा खत्म हो गया? एक नक्सली, मैं पढ़ा तो नहीं हूं पर चर्चा में सुना, जो सरेंडर हुए हैं बड़े बड़े अभी 3-4, उनमें से किसी ने शायद कहा है कि हम हथियार छोड़ रहे हैं, विचारधारा नहीं। मतलब विचारधारा जीवित है, मतलब नक्सली जीवित है। तो मैं इसीलिए बार बार कहा कि आप मार्च 26 तक नक्सलियों को, आप व्यक्ति को, नक्सली व्यक्ति को मार देंगे या सरेंडर करा लेंगे, या वो सरेंडर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से नक्सली पैदा ना हो, उसके लिए आपकी क्या योजना है, क्या लिस्टिंग है? उस विचारधारा को खत्म करने के लिए क्या है? ये बहुत जरूरी है। ये मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस भाजपा के दृष्टिकोण से नहीं। हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहे, इसलिए इन बातों की ओर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। ये मैंने हमेशा कहा है। जैसे लोग, ये श्रेय वाली बात नहीं है कि कांग्रेस श्रेय ले, बीजेपी श्रेय ले, ये वाली बात नहीं है। श्रेय लेने से इसमें कोई फायदा नहीं है। सिनारियो पूरा नक्सली मूवमेंट का छत्तीसगढ़ का नक्शा निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, बस्तर का बेल्ट, सरगुजा का बेल्ट, जहाँ भी नक्सली रहा। 2000 के पहले हम एमपी में थे, जो गतिविधियां थी सबके सामने। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में अलग हुआ, 3 साल का मौका था मात्र हमारे पास, उसमें हल्का सा काम कर पाए। उसके बाद तो 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहला कार्यकाल 5 साल, उस समय भी तो 5 साल यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी तो डबल इंजन थी। तो 5 साल के डबल इंजन सरकार में क्यों नहीं कर पाए जो 2 साल डबल इंजन के सरकार में आपने किया? ये ज्वलंत प्रश्न है। मतलब वो 5 साल आप आदिवासियों को, फोर्स को मरने के लिए छोड़ दिए थे। अगर उस 2 साल में डबल इंजन में कर देते तो कितना मरना बच जाता, कितना नुकसान बच जाता।
क्यों नहीं कर पाए उसमें? वहाँ भी आप डबल इंजन थे। ये मेरा ज्वलंत प्रश्न है। ये तर्क वितर्क नहीं, भाजपा या कांग्रेस के श्रेय लेने का, मैं श्रेय लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़। इसका मतलब ये है कि 3 साल के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 15 साल में उन्होंने समेटने का, नक्सली मूवमेंट खत्म करने का काम वो लोग भी अभियान चलाए, मैं नहीं चलाए नहीं कह रहा हूँ। फिर समेटते गए समेटते गए समेटते गए, जितना समेट सके 15 साल में किया। हमारी गवर्नमेंट आई, 5 साल में फिर हम उसको समेटे जितना समेट सके। अब छोटा सा एरिया बच गया पैकेट, उसको आपने 2 साल में कर लिया, पूरा सिनारियो का किया क्या? ये सब ज्वलंत प्रश्न है और तर्क है, और ये एकदम सही है। कोई भी तर्क करके देख ले, कांग्रेस बीजेपी के नजरिए से हट के तर्क कर ले कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है। आदिवासी के ये इलाके दोबारा इस विचारधारा में ना जाएं, इसको लेके एक बात ये आती है, दो बिल्कुल परस्पर विरोधी बात आती है। एक बात कही जाती है कि वहाँ इंडस्ट्री लगाना है इसलिए पूरा जोर है, एक वाद ये कहता है कि अगर इंडस्ट्री लगी तो ट्राइबल फिर नाराज होंगे क्योंकि जल जंगल ज़मीन पे उनके जो नैसर्गिक अधिकार हैं उसकी अवहेलना हो जाती है हर बार। आप क्या मानते हैं? आदिवासी संस्कृति जो है बस्तर की, उसको सुरक्षित रखना आवश्यक है, विकास भी आवश्यक है। लेकिन अगर इंडस्ट्री लगी तो हम देख रहे हैं इंडस्ट्री खाल, हमारे तरफ भी तो इंडस्ट्री लग रही है। इंडस्ट्री लगने के बाद, शहरीकरण के बाद भावनात्मक शून्यता, व्यावसायिक सोच, सारे प्रदूषण में जिंदगी, सारे केमिकल में जिंदगी, सारा चीज तहस नहस हो रहा है। मैदानी इलाका आप देख लीजिए, बस्तर में भी अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री आए जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं तो समाप्त हो जाएगा। हमारी छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समाप्त ना हो तो ज़्यादा बेहतर। वहाँ बस्तर में विकास पहुँचाएं, जो अभी तक करते आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, कौन कम कौन ज़्यादा अलग चीज़ है। सड़कें बने, राशन दुकान खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, पीने के पानी की समस्या को दूर करें, बिजली की समस्या को दूर करें, वहाँ के बच्चों के जीवन यापन का तरीका बदलें, सारा चीज़ इस प्रकार करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नक्सलियों को आदिवासियों के बीच जाकर ये कहने का अवसर न मिले कि आपके लिए जो पैसा आता है उसको अधिकारी या नेता खा लेते हैं, आपको नहीं मिलता। ये कहने का अवसर मत मिले। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। चलिए फिर से आपकी अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ आ जाता हूँ। कोशिश तो करूंगा ना मैं, आप ना करते रहिए। 2018 में क्या कोई ऐसा क्षण नहीं आया, या चलिए सारी ना के बावजूद मेरे को ये समझाइए कि इतना महत्वाकांक्षी पद जब किसी के सामने आए और उसके बाद वो हट जाए तो वो धीरज कैसे धरते हैं, वो धैर्य कैसे लाते हैं? अब ये तो जिसके जीवन में आएगा वो समझेगा कि उसके जीवन में कुछ आया नहीं आया, आया तो कैसे धीरज रखा, ये तो वही जान पाएगा ना। राजनीति में हमारी परंपराओं में कई परंपरा ये है कि बड़े जो होते हैं वो श्रवणीय परंपरा से ज्ञान देते हैं, तो कई राजनीति के छात्र हैं वो सुनना तो चाहते ही होंगे, उनका भला हो जाएगा। कम से कम आप बता दो कि राजनीति में इसलिए ऐसे धीरज रखने से ये फायदा होता है। नहीं, धीरज देखिए, मेरा ऐसा मानना है, देखिए मैं कभी टिकट मांगा नहीं, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। किसके किसके जीवन में क्या क्या क्षण आता है वो जाने, पर मैं कभी टिकट मांगा नहीं। 98 में पहली बार जब मुझे टिकट मिली तो भी मैं घर में था, मेरा पैर फ्रैक्चर था, 2 महीने से प्लास्टर लगा हुआ था, वो खुला था, मैं फिजियोथेरेपी करा रहा था। मुझे 6 तारीख लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। 5 तारीख को मुझे फ़ोन करके कहा गया तुमको धमधा फॉर्म भरना है, जाके भरो। मैं आश्चर्यचकित रह गया, रात को प्रस्तावक ढूंढा और दूसरे दिन मैं लास्ट डेट था फॉर्म भरा। जनता का आशीर्वाद, चुनाव मुझको जिता दिया। मैं जनप्रतिनिधि जो काम है वो मैं करते रहा। मैं आगे पीछे सोचता नहीं, टिकट की सोचता नहीं,
यहाँ वहाँ की बात सोचता नहीं, कोई महत्वाकांक्षा पालता नहीं। इसलिए कि मुझे जो मिला है मैं ईश्वरीय देन मानता हूँ। पार्टी जो निर्देश देती है उसका पालन करता हूँ। धमधा लड़ा, नया जगह था, आदेश मिला, कभी गया नहीं था, लड़ा, जिताया जनता ने। दोबारा फिर वहाँ से मुझे टिकट दी गई, मैं फिर लड़ा। परिसीमन हुआ तो मुझे कभी बालोद, कभी बेमेतरा, कहीं कहीं चला, फिर मुझे बेमेतरा भेज दिया गया तो मैं बेमेतरा गया। वहाँ की जनता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चुनाव जिताया। फिर उसके बाद दूसरा परिणाम आया, उसमें माइनस हुआ। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, मुझे लोकसभा में उतारा गया। उस समय 11 सीट में अकेला मैं जीता चुनाव, सांसद बन के गया। वहाँ जितना जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दिया 5 साल में, वो मैंने पूरा किया। मैं कभी नहीं सोचता कि कल मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये मिलना चाहिए, ये मैं कभी नहीं सोचता। टिकट बढ़ गई थी, मैं सांसद था, अचानक मुझे कहा गया तुमको फॉर्म भरना है, चुनाव लड़ो। फिर मैंने पार्टी के निर्देश का पालन किया, दुर्ग ग्रामीण से भरा, जनता ने जिता दिया, सरकार बनी, मंत्री पद की जिम्मेदारी आई। जितना हो सका अच्छे से अच्छा पूरे प्रदेश के लिए उन विभागों की जिम्मेदारी जो मुझको थी उसको मैंने अपनी तरफ से निर्वहन किया। दोबारा फिर लड़ने का अवसर मिला, लड़ा, माइनस आया रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें घटनाक्रम घटते जाता है, होता है, पर मैं उसमें कुछ सोचता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कल क्या होगा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ मैं नहीं सोचता। अच्छा, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो तटस्थ रहते हैं पर ये कहते हैं कि अगर राहुल की पहली पसंद पे मुहर लग जाती तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्थायी होती, यानी कि वो ये कहते हैं कि ताम्रध्वज अगर सीएम हो जाते, बन जाते, कांग्रेस आज बहुत बेहतर होती। उन्हें कुछ कहेंगे? नहीं, जो लोग ऐसा सोचते हैं और कहते हैं उनको, उनके शुक्रगुजार हूँ कि उनकी इतनी अच्छी भावनाएं मेरे साथ हैं या इस योग्य मुझे समझते हैं, तो उसको मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद भी करता हूँ। ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से मैं जो भी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से पूरा कर सकूं, बस यही सोचता हूं और वही करते रहता हूं। आखिरी सवाल है, कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त क्यों नहीं हो पाती? क्षत्रपों की पार्टी है, या तो साथ रहो तो जीतोगे, नहीं तो हम हराएंगे। ये सब जो होता रहता है, इससे कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचता है, इसका निदान क्या है? नहीं, मैं किसी प्रकार की गुटबाजी वाली बात पर मेरा अलग सोच है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद में आता है, मान लो प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री वाली बात छोड़ दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कोई बना, तो वो जितना जिला अध्यक्ष संगठन में महामंत्री ये वो बनाता है, तो लोग उतने को उसका मानते हैं, चाहे वो भी मानते हो या अध्यक्ष भी मानते हो। फिर अब दूसरा अध्यक्ष बना, चेंज तो होना ही है, होते रहता है, प्रक्रिया। दूसरा जो बना वो फिर कुछ पुराना कुछ नया लिया, तो वो उसके आदमी, तो वो उतना वहाँ जा रहे हैं तो वो गुट दिखता है, फिर उसके साथ वो जा रहे हैं तो वो गुट दिखता है। अब तीसरा आदमी अध्यक्ष बना तो वो कुछ नए पुराने में से ले कुछ नए लेके तो वो उसका गुट दिखता है। ये गुट इसको बोलते जाते हैं और दिखते जाता है, या एक दो लोग करते जाते होंगे, ये है। पर मूल रूप से कांग्रेस जो संस्था है उसके सब कार्यकर्ता हैं, सब उसके सिपाही हैं, सब कांग्रेस के बैनर तले काम करते हैं और करते रहना चाहिए ताकि कांग्रेस मजबूत रहे। ऐसा मेरा सभी कांग्रेस जनों से भी सदैव आग्रह रहता है। यूँ मैंने कहा था आखिरी, पर बस वाकई आखिरी 2.5 साल वाले मसले में जब बहुत सारे विधायक गए दिल्ली भूपेश जी के साथ, ताम्रध्वज साहू नहीं गए, बता सकेंगे क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, साथ जाना नहीं जाना, नहीं गया तो कोई कारण है या गए तो कोई कारण है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जाते च रहता हूँ, मिलते च रहता हूँ,
भूपेश के साथ भी गया हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, सब करता हूँ। टीएस के साथ भी उठता बैठता हूँ, माननीय चरणदास महान जी के साथ भी उठता बैठता हूँ, दीपक बैद के साथ भी बैठता हूँ, मोहन मरकाम के साथ भी बैठता था। तो बैठते रहता हूँ। मुझे किसी ने अलग से इस काम के लिए ऐसा चलो, ऐसा बोलो, ऐसा कहो, ऐसा ज़रूरत है, ऐसा बात कोई मेरे सामने आया ही नहीं। आपने व्यस्ततम समय में से समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। ये थे ताम्रध्वज साहू। जैसा राजनीतिक जो व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी वो नहीं कहेगा जो आप कहलवाना चाहते हैं, मगर हाँ कुछ जटिल संकेतों से अपनी बात वो कह देते हैं। कुछ दिलचस्प सवाल जो ताम्रध्वज साहू जी का ताउम्र पीछा करेंगे जब तक वो सियासत में रहेंगे, भले ना 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 कहते रहें। मैं उन्हीं सवालों के साथ भी था। उन्होंने यूं तो ना ना कहा है, मगर आप एक उसी क्रम के एक सवाल को अगर ध्यान से सुनेंगे, उसका उनका जवाब देखेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, बहुत विस्तार नहीं, पर एक झलक मिलेगी। तो अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए प्रणाम।